मोंटाना के बड़े बड़े पहाड़ों में एक छोटा सा टाउन है जिसे ईडन भी कहा जाता है। इस छोटे से टाउन के बाहर एक पुराना टोल बूथ है जो कि रोड पे बना हुआ है। वही रोड जो टाउन को बाकी की जगहों से जोड़ती है। मैंने उसके बारे में काफी सारी अफवाहें सुनी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो टोल बूथ श्रापित है। कुछ लोग कहते हैं कि वो टोल बूथ बुरी और शैतानी चीजों से हमारे टाउन को दूर रखता है। मुझे ये तो नहीं पता इन सब में क्या सच है, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि वो टोल बूथ हमारे टाउन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कि वो टोल बूथ का गार्ड बनने को एक बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टेड और रेपुटेड पोजीशन माना जाता है। ऐसा नहीं है कि उस टोल बूथ का गार्ड कोई भी बन सकता है। टाउन में जो सबसे पुरानी रहने वाली फैमिली है उसके ही लोगों को टोल बूथ का गार्ड बनने की इजाजत होती है। वैसे हमारे परिवार में जो बुजुर्ग थे उन्होंने ही इस छोटे से टाउन को ढूंढा था और इसको नाम भी दिया था। मेरे पिता इस टाउन के मेयर है और मैं अब इतना बड़ा हो चुका हूं कि मैं इस टोल बूथ का गार्ड बन सकूं। जेम्स, तुम्हें पता है ना कि हम यहां पर क्यों है? मेरे पिता ने मुझसे बोला। हाँ, मुझे पता है पिताजी कि टोल बूथ पर निगरानी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर एक चीज को ऑर्डर में रखा जाए। हाँ, सही कह रहे हो जेम्स, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो। तुम टाउन को सुरक्षित तो रख ही रहे हो, पर तुम सदियों पुरानी एक परंपरा को भी निभा रहे हो जिसने हमें सालों से बचा के रखा है। मैं अपने पिताजी के साथ गाड़ी में बैठा और टोल बूथ के लिए निकल गया। जब हम वहां पर पहुंचे तो मैंने देखा कि दिन के समय तो वहां पर कोई नहीं था और मैं ज्यादातर ये नोटिस करता था कि दिन के समय उस टोल बूथ को इस्तेमाल करने के लिए किसी को भी पैसे नहीं देने पड़ते थे। उसको लोहे का बैरियर हमेशा ऊपर रहता था और कोई भी आ जा सकता था। पर रात के समय एक अलग ही कहानी होती थी। सूरज के ढल जाने के बाद रात के समय कोई ना कोई उस टोल बूथ में जरूर होता था। वह शिफ्ट के दौरान क्या होता था इस बारे में मैं कभी पता नहीं लगा पाया, क्योंकि रात होते ही हमें टाउन से बाहर जाने की इजाजत नहीं रहती थी। उस टोल बूथ के ऊपर एक साइन लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि $10 में आपको इस टोल बूथ के जरिए गुजरने दिया जाएगा। मेरे पिता ने दरवाजा खोला। वो दरवाजा काफी पुराना दिखाई दे रहा था। उसे खुलते ही बहुत आवाज भी हुई। मैं और मेरे पिता उस छोटे से टोल बूथ के अंदर चले गए। वो बूथ काफी छोटा और पुराना सा दिखाई पड़ रहा था। उसमें पुरानी लकड़ी की एक अजीब सी दुर्गंध भी फैली हुई थी। मेरे पिता ने अपनी जेब से तंबाकू निकाली और उसी के साथ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकाला और मुझे अपने हाथ में थमाते हुए उन्होंने कहा, देखो जेम्स, कोई भी इस टोल बूथ का इस्तेमाल कर सकता है जब तक वो तुम्हें पैसे दे रहा हो, पर कुछ नियम हैं जिनको तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। तुम्हें उन्हें बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, चाहे तुम्हें कुछ भी दिखाई दे रहा हो या कुछ भी सुनाई दे रहा हो। ठीक है ना? हाँ पिताजी, मैं घबराते हुए कहता हूँ। उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाते हुए एक नरम आवाज में कहा, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुमसे कहता ही नहीं। मेरे पिताजी टोल बूथ के बाहर निकल गए और वो जाने लगे। बहुत तेजी से पूरे आसमान में अंधेरा छा रहा था। उन्हें घर जाना था, इसीलिए उन्होंने मुझसे जाते जाते बोला, बेटा, नियमों का ध्यान रखना। यही नियम हमें और हमारे टाउन को इतने लंबे समय से बचाए हुए है। और उसके बाद वो गाड़ी को लेकर रोड पे निकल गए और टाउन की तरफ चले जाते हैं। मैं बूथ में जाकर बैठ गया और मैंने राहत की सांस ली। मैंने उस कागज के टुकड़े को खोला जो मेरे पिताजी ने दिया था। उस पर कुछ नियम लिखे हुए थे, पर जब मैंने उन नियमों को पढ़ा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये कोई भद्दा मजाक है
या फिर सच में मुझे इन नियमों का पालन करना है। वो नियम कुछ इस प्रकार से थे। नियम नंबर 1, अगर रात के समय कोई भी तुम्हें पुकारे तो तुम्हें जवाब नहीं देना है। नियम नंबर 2, जब भी रात के 12 बजते हैं तुम्हें अजीब अजीब तरीके की चीजें दिखाई देंगी, तुम्हें उनमें रंग भरना पड़ेगा। नियम 3, रात 3 से लेकर 4 बजे के बीच भूत के कांच में तुम्हें नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नियम नंबर 4, तुम्हें बूढ़ी औरत से कुछ भी नहीं लेना है। वो रात को तुम्हारे पास आएगी और तुमसे बात करने की कोशिश करेगी या तुम्हें कुछ देने की कोशिश करेगी, पर तुम्हें उससे कुछ भी नहीं लेना है। नियम नंबर 5, बूथ में रखे हुए पुराने रेडियो को कभी भी बंद नहीं करना है। नियम नंबर 6, रात के समय तुम्हें कोई मदद के लिए पुकार रहा हो तो तुम्हें उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। नियम नंबर 7, तुम्हें बीच रात में एक बिना सर का ऑफिसर दिखाई देगा, तुम्हें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमेशा सैल्यूट करो। मैं उस कागज को घूर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बकवास थी। क्या ये सच में कोई नियम थे या फिर कोई पहेली? पर एक बात थी जिस वजह से मैं इस कागज पर लिखे हुए नियमों का मजाक नहीं बना रहा था। वो बात थी मेरे पिता। वो कभी भी ऐसा मजाक नहीं करते हैं। कोई चीज उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी तो वह यही कि वो हमेशा नियमों का पालन करते थे। मैंने सोचा कि अगर ये नियम मेरे पिता ने मुझे दिए हैं तो मेरे ख्याल से इन नियमों की जरूरत मुझे जरूर पड़ेगी। मैंने थोड़ा सा पानी पिया और टोल बूथ के बगल में लगे हुए स्विच को मैंने ऑन कर दिया। रात हो रही थी, इस वजह से लाइट बल्ब के चलते ही कमरे में रोशनी फैल गई। मैंने बैठकर बूथ को अच्छे से निहारा। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं था। वहां पर एक आरामदायक कुर्सी थी, बगल में बैठने के लिए एक छोटी सी जगह थी, एक छोटा सा सिंक जिसके ऊपर एक मिरर भी लगा हुआ था, कुछ किताबें पढ़ने के लिए और एक पुराना रेडियो जो कि टेबल पर रखा हुआ था। मैंने ध्यान दिया तो उस रेडियो से बहुत ही धीमी आवाज आ रही है। मैंने जब उसका वॉल्यूम बढ़ाया था तो एक अच्छा सा गाना चल रहा था। मैंने उसकी आवाज को फुल कर दिया और कुछ चिप्स के पैकेट को खोलकर खाने लगा। मैंने अपने बैग में से डिनर निकाला और अंदर मेरे पिता ने मेरे लिए सूप बना कर दिया था। मैंने उस टिफिन को खोला और सूप पीने लगा। मेरे पिता वैसे ज़्यादा अच्छा खाना तो नहीं पका पाते थे, पर वो सूप मुझे ज़रूर घर की याद दिला रही थी। मैंने खुद में जोश भरते हुए खुद से कहा, चलो काम शुरू करते हैं। मैंने घड़ी में देखा तो 6:15 हो रहे थे। सूरज पूरे तरीके से डूब चुका था। मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि जब सुबह हो जाएगी तभी मैं बूथ को छोड़कर बाहर आ सकता हूँ। मैंने बूथ के दरवाजे को अंदर से ही बंद कर लिया और कुर्सी पर जा बैठा। मैंने बगल में पड़े हुए एक ब्लैंकेट से अपने पैर को ढक लिया और मैं वहाँ पे काफ़ी आराम से बैठ गया था। मैं वहाँ पर पड़ी हुई कुछ किताबों को पढ़ ही रहा था कि तभी मैंने दूर से कोई बड़ी सी गाड़ी को अपने ओर आते हुए देखा। वो पास आई तो मुझे पता चला कि ये एक नीले कलर की छोटी सी गाड़ी है जो कि टाउन से बाहर जा रही थी। जैसे ही गाड़ी बूथ के पास में आ गई, मैंने देखा कि उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर ली और टोल कलेक्टिंग बॉक्स जो कि बगल में था उसमें एक $10 का नोट डाल दिया। मैंने फिर उस लोहे के बैरियर को ऊपर करने वाले बटन को दबाया और वो गाड़ी चलती बनी। तभी मैंने एक बात पर ध्यान दिया। मैं उस गाड़ी के ड्राइवर को अच्छे से देख नहीं पाया था। मेरा मतलब उस गाड़ी पर बैठे हुए इंसान को सिर्फ मैंने स्माइल करते ही देखा, या सिर्फ शायद मैंने उसकी स्माइल ही देखी। उसका चेहरा काफी धुंधला था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अभी अभी क्या देखा। क्या वो कोई औरत थी या फिर कोई आदमी? मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। तभी मैंने अपनी आंखों को रगड़ा और सोचा मैं कुछ शायद ज्यादा ही थक चुका हूं। मैं अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ गया और मेरे साथ अभी अभी जो हुआ था उसके बारे में सोचने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैंने अभी अभी जिस व्यक्ति को देखा उसकी तस्वीर मैं अपने दिमाग में क्यों नहीं बना पा रहा था। क्या वो औरत थी या फिर कोई आदमी? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सब कुछ जैसे मैंने कहा धुंधला धुंधला सा महसूस हो रहा था। मुझे बस इतना पता था कि वह आदमी या औरत सफेद रंग के कपड़े पहने हुए था और उनके सफेद दांत थे। खैर, मैंने पानी पिया और खुद को शांत करने लगा। थोड़ी देर बाद एक ग्रीन कलर की गाड़ी टोल बूथ के बगल में आ गई। उस ड्राइवर की उम्र 40 या 50 की होगी। उसने टोल बूथ में 10 डाले और वो गाड़ी चली गई। मैं थोड़ी देर अपनी कुर्सी पर बैठा था कि फिर से उसी कलर की गाड़ी वापस आई। वो ग्रीन कलर की गाड़ी जो कि टोल बूथ के बगल में फिर से आ गई थी। उसने 10 डाले और फिर वो भी चलता बना। एक चीज मैंने ये नोटिस की कि ये गाड़ी में बैठा हुआ जो ड्राइवर था और पिछली गाड़ी में जो बैठा हुआ ड्राइवर था वो एक जैसे दिखाई दे रहे थे। पर मैंने खुद को शांत करने की सोची। शायद मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, इसी वजह से मैं फालतू की चीजों को अपने दिमाग में सोच रहा था। पर थोड़ी देर बाद फिर से एक ग्रीन कलर की गाड़ी आई और जब वो मेरे पास आई टोल बूथ के बगल में, तो मैंने देखा कि वो वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले गुजरा था। वो वापस टोल बूथ के बगल में आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। टाउन का चक्कर लगाने में तो लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है और ये आदमी हर 2-3 मिनट के अंदर ही अपनी गाड़ी को लेकर वापस यहां पर कैसे आ रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। मैंने सिंक में अपना चेहरा धोया और अपनी आंखों को रगड़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैंने किस चीज का नशा वशा तो नहीं किया है या फिर ये सब कुछ सच में हो रहा है। मैं अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैंने दूर से देखा कि एक पुलिस की गाड़ी टोल बूथ की ओर तेजी से बढ़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये टाउन से बाहर से अंदर जाने के लिए पुलिस की गाड़ी क्यों आ रही है। हमारे पूरे टाउन में सिर्फ एक ही पुलिस की गाड़ी थी जो कि इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं दिखाई देती थी। जैसे ही वो गाड़ी टोल बूथ के पास आई, मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए ऑफिसर ने कांच को नीचे किया। मैं सोच रहा था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखूंगा जो हमारे ही टाउन का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं था। चेहरा तो छोड़ो, उस आदमी का तो सर ही नहीं था। जहां पर उस आदमी का सर होना चाहिए था वहां पर कुछ भी नहीं था। उसकी सिर्फ गर्दन थी और कुछ भी नहीं। उसकी गर्दन से खून बह रहा था, जैसे कि किसी ने अभी अभी उसकी गर्दन काटी हो। मैं अपनी जगह पर जम गया। मैं बहुत डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूं। मैं उस आदमी को अपनी आंखों से बस देखे ही जा रहा था। मुझे गाड़ी के पीछे से किसी जानवर की आवाज आ रही थी। और तभी मुझे वो नियम ध्यान आया जो मेरे पिताजी ने मुझे लिख कर दिया था। मैंने तुरंत अपने कांपते हुए हाथों से उस ऑफिसर को सैल्यूट किया और इतना करते ही वो ऑफिसर वहां से चला गया। अब मैंने जो देखा था उससे मेरी भूख पूरी तरह मर चुकी थी। मैं जल्दी से अपने पिता के दिए हुए नियमों को खोलता हूं और उन्हें वापस पढ़ता हूं। मैं समझ गया था कि मेरे पिता बिल्कुल भी मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे थे। मैं जब वो नियमों को वापस पढ़ ही रहा था कि तभी उस पुराने रेडियो में से अचानक आवाज आने लगी।
वो कोई रेडियो होस्ट था। उसकी आवाज काफी सुकून पहुंचा रही थी और वो कह रहा था कि अब समय हो चुका है आधी रात की रिकॉर्डिंग का। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। रात के 12 बज चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना समय इतने जल्दी कैसे बीत चुका है। मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ 2 या 3 घंटे ही बीते होंगे, पर नहीं, रात के 12 बज चुके थे। मैंने तुरंत नियमों को वापस पढ़ा और मैंने ये ध्यान दिया कि मुझे रात को 12 बजे के बीच कुछ निशानों को रंग करना पड़ेगा। मैंने तुरंत उस टोल बूथ को छान मारा। मुझे डेस्क के नीचे एक डिब्बा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसमें एक पुराना पेंट ब्रश था और एक इंक की बोतल पड़ी हुई थी। और जब मैंने उसे अपने हाथ में लिया तभी रेडियो पर एक अजीब सी आवाज आने लगी। कोई गा रहा था। पता नहीं वो किस तरीके का गाना था। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत अपनी पूरी ताकत से बस चिल्ला रही हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रेडियो स्टेशन को बदलने की कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं था। मैंने उस रेडियो की आवाज को कम करने की भी कोशिश करी पर कुछ भी नहीं हुआ। अब रात के 12 बज चुके थे। मैंने देखा कि टोल बूथ के दरवाजे पर एक बड़ा सा घेरा बना हुआ था। उसमें अजीब अजीब तरह के चिन्ह बने हुए थे। मैंने नियमों को पढ़कर समझ गया था कि मुझे उस पुराने पेंट ब्रश की मदद से और इंक की मदद से उस सिंबल को भरना है। मैं उस पेंट ब्रश की मदद से इंक में डुबाकर उस सिंबल को बनाने की कोशिश करने लगा। मैं उस समय उस अचानक से टोल बूथ के दरवाजे पर हुए उस सिंबल से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही एक सिर कटे हुए ऑफिसर को अपनी आंखों के सामने देखा था। मैं धीरे धीरे कर उस सिंबल को भरने लगा और जब मैंने उस सिंबल को पूरी तरह से भर दिया था तब वो तेजी से चमकने लगा। वो इतना तेज चमक रहा था कि मैं अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रहा था। मेरे कानों में बस उस रेडियो में चिल्लाती हुई औरत की आवाज आ रही थी। मैंने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया और भगवान को याद करने लगा और थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। उस रेडियो से अब चिल्लाने की आवाज भी नहीं आ रही थी और वो सिंबल जो दरवाजे पर अचानक से आ गया था वो भी गायब हो चुका था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर अब कुछ भी और हुआ और मेरे सामने कुछ भी अजीब सी चीज आती है तो मेरे मुंह से मेरा दिल बाहर निकल आएगा। मैंने तुरंत पानी पिया और खुद को शांत करने लगा। तभी 1 या 2 घंटे बाद मुझे कुछ दूरी पर एक औरत दिखाई दी जो कि कोट पहने हुए रोड पर सीधे सीधे चलते हुए आ रही थी। वो बूथ के पास में आई तो मुझे पता चला कि वो रो रही थी। मैंने उसको आवाज लगाने की कोशिश करी पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है। वो बूथ में लगे हुए बैरियर को अपने हाथों से हिलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे आवाज लगाई और मैं बोलता हूं, मैम, टाउन में जाने के लिए सिर्फ $10 डालने होंगे इस बॉक्स में। पर उस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। वो उस लोहे के बैरियर को जोर जोर से हिलाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक नाजुक सी लड़की उस बड़े से भारी से बैरियर को अपने हाथों से कैसे हिला रही है। वो जोर जोर से उस बैरियर को हिलाने लगी। मुझे लग रहा था कि वो उस बैरियर को तोड़ ही देगी। तभी मैं जोर से चिल्लाया और उसे बोला, मैम, प्लीज बैरियर से दूर हट जाइए। पर शायद इस बार वो मेरी बात को समझ पाई थी। वो पता नहीं क्या कर रही थी तब से, लेकिन अब वो एकदम सीधी खड़ी हो गई थी, जैसे कि उसे मेरे शब्द अब समझ में आ गए हो। पर थोड़ी ही देर बाद मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा। वो औरत
ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कि वो जम गई हो। और फिर थोड़ी ही देर में वो औरत अपने चारों हाथों पैरों पर रेंगने लगी और सीधा मेरे बूथ के तरफ आने लगी। उसका सिर किसी जानवर की तरह दिखाई दे रहा था। वो अपने गर्दन को पूरी तरीके से घुमा रही थी। वो दौड़ती हुई आई और मेरे बूथ के दरवाजे के ऊपर छलांग लगा दी उसने। बड़ी ही भयानक आवाज में बस वो एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। वो औरत जोर जोर से अपने सिर को कांच पे मारने लगी। मैं उस समय कुछ भी नहीं कर पा रहा था और उसने जोर से अपना सिर कांच में मारा और वो कांच टूट गया। कांच के टुकड़े उसके चेहरे में घुस चुके थे और पूरे बूथ में उसका खून गिर चुका था। वो मेरी ओर आने वाली थी कि तभी मेरे कानों में कुछ सुनाई दिया। दूर से पुलिस की गाड़ी की आवाज आ रही थी और तुरंत वो पुलिस ऑफिसर जिसका सर नहीं था वो पागल औरत के ऊपर झपट पड़ा और उसने एक ही हाथ से उठाकर उस औरत को अपनी गाड़ी में बंद कर दिया। मेरे चेहरे पर उस औरत के खून के छींटे थे, पर जब मैंने उस पुलिस ऑफिसर को देखा तो मैं समझ गया कि मुझे नियमों का पालन करना ही पड़ेगा और तुरंत उस ऑफिसर को मैंने सैल्यूट किया। उसने भी मुझे सैल्यूट किया और वो गाड़ी वहां से चली जाती है। मैं बहुत ही बुरी तरीके से दहल चुका था। मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मैंने थोड़ी देर खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं पानी पीता हूं। बूथ में फैले हुए खून को मैंने साफ किया और अपने चेहरे को भी मैंने धोया। मैंने अपने पिता को फोन लगाने का सोचा, पर मेरा फोन आउट ऑफ रेंज आ रहा था। मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे कल सुबह ही मिलता। मैंने जब घड़ी में देखा तो लगभग 2 बज चुके थे। उसी समय एक हरे कलर का पुराना ट्रक लिए हुए एक बूढ़ी औरत टोल बूथ के पास आई। वो ट्रक इतना पुराना दिखाई दे रहा था कि समझो वो कभी भी बंद पड़ सकता है। वो औरत बूथ बॉक्स में रुपए नहीं डाल पा रही थी। जब भी वो कोशिश करती वो सिक्के कहीं और गिर जाती। तभी मेरे दिमाग में एक नियम आया कि किसी भी बूढ़ी औरत से तुम्हें कुछ भी नहीं लेना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये नियम इसी बूढ़ी औरत का जिक्र कर रहा है या फिर किसी और का, पर मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था। मैंने तुरंत बटन को दबाया और लोहे के बैरियर को ऊपर कर दिया और मैं उस औरत से बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं मैम, आप जा सकते हैं। पर वो मेरी सुनी रही थी। वो अपने पर्स में से एक के बाद एक सिक्के निकालती और मेरी तरफ बढ़ा देती। मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैंने उससे बोला कि आपको आज रात के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, पर मेरे इस बात से वो और भी ज्यादा भड़क गई। उसने उसके हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। मैंने उसके ओर देखा तो पता चला कि वो कोई आम सिक्का नहीं था, बल्कि वो तो कुछ ज्यादा ही चमकदार ऐसी कोई चीज थी और वो चांद की रोशनी में बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। ऐसा जैसे लग रहा था कि वो कोई आईने का या शीशे का टुकड़ा हो। मैंने उस औरत से वापस बोला, मैम अब जा सकती है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। और इस बार वो औरत अपनी ट्रक को मेरे बूथ के विंडो के पास लेकर आई और वो मेरे पास आकर बोली, तुझे पता भी है मैं कौन हूं लड़के? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा है, मैं धीरे से बोला। वो थोड़ा सा हंसी और बोलने लगी, जब से तेरा जन्म हुआ है मैं तब से इस जगह पर आई हूं। जब भी एडमिन में किसी बच्चे का जन्म होता है मैं तब यहाँ पर आती हूँ। जब से तेरे पूर्वजों ने इस जगह पर अपना जीवन बिताना शुरू किया है मैं तब से यहाँ पर हूँ और उन्होंने मुझसे ही समझौता किया था लड़के। जैसे जैसे वो औरत बोलती जा रही थी उसके ट्रक की हालत
उतनी ही खराब होती जा रही थी। उसका ट्रक सड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी पानी की तरह एक जगह से दूसरी जगह पर बह रहा हो। उसका शरीर भी धीरे धीरे सड़ने लगा। मैंने देखा उसकी त्वचा पूरी तरीके से निकल आई थी और जब भी वो हिलती उसके शरीर की हड्डियों की टूटने की आवाज आती। ध्यान रख, हमारा समझौता हुआ था लड़के। उसका शरीर अब किसी इंसान के जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। उसका शरीर मेरी आंखों के सामने ही सड़ते जा रहा था। मैं घबराकर हल्का सा पीछे हट जाता हूं। वो अभी भी अपने हाथ में वो चमकीला सिक्का पकड़े हुई थी। मैं कपकपाती आवाज में उस औरत से पूछता हूं, कैसा समझौता? वो एक डरावनी मुस्कान देते हुए बोली, समझौता इस जगह को रहने लायक बनाए रखने का। वो बड़ी ही भयानक लग रही थी। उसका पूरा शरीर मेरे आंखों के सामने सड़ चुका था और अब वो मुझसे बोलती है, याद रखना जेम्स, हर नियम के पीछे एक कारण होता है और हर चीज की एक कीमत होती है। उसकी आवाज बहुत ही भारी हो चुकी थी। उसने अपने हाथ में लिए हुए सिक्के को जमीन पे फेंका और वो टाउन की ओर अपने सड़े हुए ट्रक को लेकर चली गई। मैंने उसकी गाड़ी को टाउन के अंदर जाते हुए देखा। जब मैंने जमीन पर वापस देखा तो उस जगह पर कोई सिक्का नहीं था। वहां पर बस धूल थी और एक बड़ा सा कटा हुआ अंगूठा। मैं अभी तक इतना सब कुछ देख चुका था कि मैं उस कटे हुए अंगूठे से बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। मैं अपने केबिन में बैठ गया और उस बूढ़ी औरत की कही हुई बातों पर विचार करने लगा। थोड़ी देर में मुझे दूर से किसी गाड़ी के चलने की आवाज आई। वो कोई बाइक थी। वो बाइक पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि काले कलर का चश्मा लगाए हुए था। मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि रात के समय काले चश्मे पहनने का क्या मतलब बनता है, पर मैंने ज्यादा नहीं सोचा। वो आदमी टोल बूथ के पास आया और उसने 10 बॉक्स में डाल दिए। मैंने लोहे के बैरियर को ऊपर किया। अब अपनी गाड़ी को लेकर वो आदमी आगे निकल गया। मैं अपने केबिन में बैठे ही हुआ था कि तभी मुझे टायर के फिसलने की आवाज आई और गाड़ी के गिरने की। मैंने खिड़की से देखा तो वो बाइकर जमीन पर गिरा हुआ था। वो दर्द में चिल्ला रहा था। उसकी गाड़ी रोड के कोने में पड़ी हुई थी। तो तुम ठीक हो ना? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आदमी अपना हाथ ऊपर करके मुझे अपनी ओर बुलाने का इशारा कर रहा था। मैं झट से भूत के दरवाजे को खोलता हूं और एक कदम बाहर रखता हूं, पर तभी मुझे कुछ याद आया। नियम नंबर 6, रात के समय तुम्हें कोई भी मदद के लिए अगर पुकारे तो तुम्हें उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मेरी रूह पूरी तरह कांप जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अब तक पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें और शेयर भी इस वीडियो को जरूर करें। आगे जेम्स के साथ क्या होगा? ईडन टाउन का सच क्या है? क्या जेम्स सुबह तक जिंदा रह पाएगा? जानेंगे इन सब सवालों के जवाब इस कहानी के अगले पार्ट में। आप सभी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।